Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Welcome to my YouTube channel. This is me Saddam Ashraf. So today we are going to discuss about mathematical methods of physics. आज हम सीखने जा रहे हैं मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिजिक्स के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक विच इज़ फ्रीक्वेंटली आस्क्ड इन यूनिवर्सिटी एग्जाम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको कुछ बुक्स के बारे में बता देते हैं कि आपने कौन सी बुक से अपनी प्रिपरेशन कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम। तो सबसे पहले अगर मैं फॉरेन बुक की बात करूं तो उसमें जो हमारे पास सबसे पहले बुक आती है मैथमेटिकल मेथड्स फॉर फिजिस्ट बाय जी.बी. ऑर्फिकन एंड H.J. वेबर। ये फॉरेन बुक है, ये भी आप मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिज़िक्स के लिए पढ़ सकते हैं। अगर मैं लोकल ऑथर की बात करूं तो सबसे पहले जो हमारे पास बुक आती है वो आती है मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिज़िक्स के लिए जो है वो है मोहम्मद बिनियामीन की बुक। ये बुक भी बहुत अच्छी बुक है। इस बुक में भी बहुत कंसेप्चुअल लिखा हुआ है, ये भी आप यहाँ पे पढ़ सकते हैं। ये इल्मी कुतुब खाना वालों की तरफ से है, पब्लिशर है इनके इल्मी कुतुब खाना। तो ये बुक भी आप यहाँ पे मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिज़िक्स के लिए पढ़ सकते हैं। अगर मैं बात एक और बुक की करूँ तो यहाँ पे आप चेक करें, मैं आपको एक बुक दिखाता हूँ। यहाँ पे देखें, ये मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिज़िक्स, ये अज़ीम कुतुब खाना वालों की तरफ से है और इनके जो राइटर हैं वो सैयद जमाल अनवर साहब हैं। तो ये बुक भी आप मैथमेटिकल मेथड्स ऑफ फिज़िक्स के लिए पढ़ सकते हैं। तो दैट डिपेंड अपॉन यू कि आपको कौन सी बुक ईजी लगती है वो आप पढ़ सकते हैं। लेकिन अगर बात की जाए ना फॉरेन बुक्स की, वहाँ पे बहुत ही कंसेप्चुअल और बहुत ही शॉर्ट फॉर्म में लिखा होता है। लेकिन अगर लोकल बुक्स में बात की जाए तो यहाँ पे इजी फॉर्म में लिखा होता है और यहाँ ये बुक ज़्यादातर लिखवाई जाती है ताकि बच्चों को आसानी से समझ आ सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने लेक्चर का। आगे से बाकायदा आगाज़ करते हैं। कुछ मोस्ट इम्पोर्टेंट आपको आउटलाइंस बता देते हैं कि आज के लेक्चर में हम सीखना क्या चाहते हैं। आज के लेक्चर में हम कम्प्लेक्स वेरिएबल्स में सीखेंगे कि हमारे पास कॉची इंटीग्रल थ्योरम क्या होता है और कॉची इंटीग्रल फार्मूला क्या होता है। और अगर दूसरी बात करूँ तो वो हमारे पास है कैलकुलेशन ऑफ रेजिड्यू। तो यहाँ पे हम कैलकुलेशन ऑफ रेजिड्यू में सीखेंगे रेजिड्यू थ्योरम। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं कॉचीज इंटीग्रल थ्योरम कम्प्लेक्स वेरिएबल्स में। यहाँ पे एक बात यहाँ पे ज़रूर याद रहे कि कुछ लोग इसको कॉची पढ़ते हैं और कुछ लोग इसको कॉशी पढ़ते हैं। तो दोनों ही ठीक है, दैट्स डिपेंड अपॉन यू कि आपने इसको किस तरह से पढ़ना है। तो सबसे पहले मैं बात करता हूँ कॉची इंटीग्रल थ्योरम की। कॉची इंटीग्रल थ्योरम हमें ये कहता है कि अगर आपके पास कोई फंक्शन हो, मान लीजिए हमारे पास एक फंक्शन है एफ ऑफ जेड, ये हमारे पास एक फंक्शन है। ये फंक्शन आपका एनालिटिक होना चाहिए और इसका डेरिवेटिव वो कंटिन्यूस आना चाहिए। कहाँ पे होना चाहिए? आपके पास कोई भी क्लोज कर्व है, मान लीजिए हमारे पास एक क्लोज कर्व ये है, या अगर मैं रेक्टेंगल्स फॉर्म में लिखूं तो ये भी क्लोज कर्व होती है हमारे पास, इस तरह से भी आपकी क्लोज कर्व होती है। तो ये सारी क्लोज कर्व ही हैं। तो कॉची इंटीग्रल थ्योरम की स्टेटमेंट ये है, उसका कहना ये है, वो हमें बता ये रहा है कि आपके पास कोई भी फंक्शन है, उस फंक्शन का जो डेरिवेटिव है वो कंटिन्यूस होना चाहिए और एनालिटिक होना चाहिए इस क्लोज कर्व के इनसाइड और इस बाउंड्री पे और इस क्लोज कर्व के इनसाइड अगर हमारा फंक्शन एनालिटिक है, उसका डेरिवेटिव कंटिन्यूस है, तो हमारे पास जो कॉची इंटीग्रल थ्योरम का फार्मूला आएगा वो हमारे पास ये है, एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू ज़ीरो। तो उसका आंसर हमारे पास क्या होगा? ज़ीरो होगा। इसको हम कॉची इंटीग्रल थ्योरम को प्रूव करने की यहाँ पे कोशिश बिल्कुल भी नहीं करेंगे, यहाँ पे हम जस्ट इसके न्यूमेरिकल सीखने की कोशिश करेंगे। तो चलिए इसके हम न्यूमेरिकल सीखते हैं। हमें एक फंक्शन दिया हुआ है, यहाँ पे उसने इंटीग्रल दिया है, यहाँ पे चेक करें 3z+1 ओवर z+1। तो ये हमें उसने एक इंटीग्रल दिया है। अच्छा, अब इस इंटीग्रल में हमें इसके साथ एक इक्वेशन दी हुई है सर्कल की, z इज़ इक्वल टू हाफ। तो अब कहता है कि आपने इस इंटीग्रल को इवेल्यूएट करना है बाय यूजिंग कॉची इंटीग्रल थ्योरम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपने काम ये करना होता है कि आपने पोल्स निकालने हैं। अब पोल्स यहाँ पे क्या होते हैं? कोई भी अगर आपको फंक्शन दिया है इंटीग्रल्स की फॉर्म में, कोई भी आपको फंक्शन दिया है, तो जो उसका डिनोमिनेटर होगा ना, उसको आपने ज़ीरो के इक्वल रखना है। तो यहाँ पे चेक करें कि मुझे z+1 दिया हुआ है, तो मैं यहाँ पे लिखता हूँ z+1 इज़ इक्वल टू ज़ीरो फॉर पोल्स।
तो मेरे पास जो इसका पोल्स आएगा वो क्या आएगा, z इज इक्वल टू -1। तो आप चेक करें, ये हमारे पास -1 आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे जो दूसरा स्टेप हमने करना होता है ना, वो ये करना होता है कि हमने यहाँ पे जो कंटूर है ना उसको ड्रा करना होता है। उसमें हमने ये चेक करना है कि ये जो हमारे पास पोल्स है वो उस पोल्स जो कंटूर है या क्लोज कर्व है उसके इनसाइड बिलोंग कर रहा है या उसके आउटसाइड पे है। अगर तो हमारा गिवन पोल आउटसाइड आएगा क्लोज कर्व के, तो हमारे पास जो कॉची इंटीग्रल थ्योरम का जो आंसर आएगा वो हमारे पास क्या आएगा, ज़ीरो आएगा। तो मैं इसकी इस सर्कल की इक्वेशन की मदद से मैं एक कंटूर ड्रा करता हूँ। ये हमारे पास एक्स वाई है, ये एक्स है और ये वाई है। तो यहाँ पे जो सेंटर है वो तो मुझे ज़ीरो दिया हुआ है, यहाँ पे सेंटर ज़ीरो दिया हुआ है, और जो मुझे रेडियस दिया हुआ है ना सर्कल का, वो दिया हुआ है हाफ। मान लीजिए हमारे पास यहाँ पे हाफ है कहीं पे जाके, तो ये मेरे पास एक सर्कल मैंने बना लिया, ठीक है। अब आपने चेक करना है, यहाँ पे चेक ये करना है, यहाँ पे ये 1/2 है, चेक ये करना है कि ये जो मेरे पास पोल है ना, ये जो पोल है ये इस कॉन्टोर के अंदर लाई कर रहा है या आउटसाइड लाई कर रहा है। अगर तो ये पोल इसके अंदर इनसाइड कर जाएगा तो इस इंटीग्रल के ऊपर हम कोई और थ्योरम यूज़ करेंगे, वो हम अगले सेक्शन में देखेंगे। लेकिन अगर ये जो पोल है ये इस कॉन्टोर के इनसाइड लाई नहीं करता, बाहर लाई करता है, तो हम यहाँ पे यूज़ करेंगे कॉची इंटीग्रल थ्योरम। एक मैं यहाँ पे आपको बात बता दूँ, आपने यहाँ पे सीख लें। एक होता है कॉची इंटीग्रल थ्योरम और दूसरा होता है कॉची इंटीग्रल फार्मूला। फ़र्क इन दोनों में सिर्फ इतना है कि एक तो इनके फार्मूले का डिफरेंस है और दूसरा इनमें डिफरेंस ये है कि जो हमारे पास कॉची इंटीग्रल थ्योरम होता है ना, उसमें जो हमारे पास पोल्स होता है वो हमारे कंटूर के बाहर लाई करता है, तो हमारा जो आंसर डायरेक्ट इंटीग्रल का होता है वो ज़ीरो होता है। लेकिन अगर हमारा पोल इस कंटूर के अंदर लाई करेगा तो वहाँ पे हम कॉची इंटीग्रल फार्मूला यूज़ करेंगे, और उस को यूज़ करते हुए हम इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं, और उसकी वैल्यू कुछ ना कुछ ज़रूर आएगी। तो ये इन दोनों में फ़र्क है, ये भी आपने याद रखना है। तो इस क्वेश्चन को हम सीखते हैं। ये क्वेश्चन हमारे पास कॉची इंटीग्रल थ्योरम का क्वेश्चन है। तो आप चेक करें कि यहाँ पे जो हमने पोल निकाला है ना, ये पोल, इस पोल की वैल्यू जो हमें दी हुई है z इज इक्वल टू -1, ये इस कॉन्टोर के अंदर लाए नहीं कर रहे। आप चेक करें, ये इसका जो रेडियस है वो जस्ट हाफ है, 1/2 है। अगर ये 1 होता तो फिर ये यहाँ पे कुछ और थ्योरम लगाना था, लेकिन यहाँ पे -1 है, लेकिन इसका जो रेडियस है वो हमारे पास हाफ है। अगर इसका रेडियस हाफ है तो आप चेक करें, ये जो पोल है, ये पोल इस कॉन्टोर के अंदर लाई बिल्कुल भी नहीं कर रहा। अगर नहीं कर रहा तो इसके ऊपर हम कौन सा फार्मूला लगाएंगे, कॉची इंटीग्रल थ्योरम लगाएंगे, और इसके ऊपर हम यहाँ पे कॉची इंटीग्रल थ्योरम लगाएंगे। तो कॉची इंटीग्रल थ्योरम का मैं अगेन फार्मूला लिखता हूँ। वो हमारे पास क्या होता है, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू डी जेड इज इक्वल टू 0। तो इस तरह का जो थ्योरम होगा उसमें डायरेक्ट इंटीग्रल की वैल्यू क्या आएगी, 0। तो आपने यहाँ पे एक छोटी सी लाइन लिख देनी है, हेंस द पोल डज नॉट लाई इनसाइड द कंटूर, देयरफॉर बाय यूजिंग कॉची इंटीग्रल थ्योरम द इंटीग्रल वैल्यू इज 0। तो इसी पे जाके यहाँ पे मैं हमारा जो क्वेश्चन है वो यहाँ पे स्टॉप हो जाता है। ये बहुत आसान और बहुत ही ईजी मेथड है कॉची इंटीग्रल थ्योरम वाला। तो ये हमारे पास कॉची इंटीग्रल थ्योरम हो गया। अब हम सीखते हैं जी कॉची इंटीग्रल फार्मूला क्या होता है। लास्ट सेक्शन में हमने सीखा था कॉची इंटीग्रल थ्योरम क्या होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं जी कॉची इंटीग्रल फार्मूला की स्टेटमेंट के बारे में। कॉची इंटीग्रल फार्मूला हमें ये कहता है कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन हो और वो जो फंक्शन है वो कंटूर के अंदर या क्लोज कर्व के अंदर एनालिटिक हो, तो हमारे पास जो कॉची इंटीग्रल फार्मूला होगा वो ये होगा, जो हमें दिया हुआ है एफ ऑफ जेड ओवर जेड माइनस ए डी जेड इज इक्वल टू 2πi एफ ऑफ ए। ये हमारे पास फार्मूला है जो कि कॉची इंटीग्रल फार्मूला कहलाता है। अब हम बात करते हैं जी कॉची इंटीग्रल फार्मूला के क्वेश्चन किस तरह से आते हैं। कॉची इंटीग्रल फार्मूला के क्वेश्चन हमारे पास ये गिवन है कि इवैल्यूएट दिस इंटीग्रल वेयर सी इज सर्कल जेड मॉड इज इक्वल टू 1। ये हमें एक इंटीग्रल दिया हुआ है z+1 ओवर z की पावर 4 + 4z रेज पावर 3। ये हमें एक इंटीग्रल दिया और कहता है कि इसको आपने इवैल्यूएट करना है बाय यूजिंग कॉची इंटीग्रल फार्मूला। तो जहाँ पे आपके पास ये जो c है, c जो आपको पास सर्कल है और सर्कल जो कि हमारे पास इक्वल है z मॉड इज इक्वल टू 1। अब सबसे पहला हमने काम ये यहाँ पे करना है कि हमने पोल्स फाइंड आउट करने हैं।
अब पोल्स कैसे फाइंड आउट करते हैं? लास्ट सेक्शन में हमने सीखा था कि पोल्स किस तरह से फाइंड आउट करते हैं। जो भी हमें फंक्शन दिया है या कोई इंटीग्रल की फॉर्म में फंक्शन दिया हुआ है, उसका जो डिनोमिनेटर है उसको हमने जीरो के इक्वल रखना है। तो आप चेक करें, यहाँ पे हमने इस डिनोमिनेटर को हमने जीरो के इक्वल रखा और यहाँ से हमने पोल्स की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। यहाँ से हमने जेड की पावर 3 को कॉमन लिया, तो हमारे पास जेड की पावर 3 इंटू जेड प्लस 4 इज इक्वल टू 0। तो यहाँ से जो हमारे पास पोल्स निकला है वो जेड इज इक्वल टू 0 और जेड इज इक्वल टू -4। अब ये तो हमारे पास स्टेप था 1 जिसमें हमने पोल्स फाइंड आउट करने थे। अब हमने पोल्स फाइंड आउट कर लिए। सेकेंड स्टेप में हमने ये करना है कि हमने क्लोज कर्व को ड्रा करना है, कंटूर हमने यहाँ पे ड्रा करना है बाय यूजिंग सर्कल की इक्वेशन। तो आप चेक करें, यहाँ पे हमें सर्कल की इक्वेशन दी हुई है z mod इज इक्वल टू 1। ये जो सर्कल की इक्वेशन है ये हमें ये बता रही है कि यहाँ पे जो आपका सेंटर है सर्कल का वो 0 है और जो आपका रेडियस है वो 1 है। तो आप चेक करें, बिल्कुल इस इक्वेशन को हमने यूज़ करते हुए इसको हमने ड्रा किया। ये हमारे पास एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। तो आप चेक करें कि यहाँ पे हमारे पास जो सेंटर है वो 0 है, तो यहाँ पे हमने सेंटर 0 लिया और जो रेडियस है वो 1 है, तो यहाँ पे हमने रेडियस 1 लिया। तो हमने इसको ड्रा कर लिया, इस सर्कल की इक्वेशन को यूटिलाइज करते हुए हमने इसको ड्रा कर लिया। अब अगला काम यहाँ पे ये होता है कि हमने ये चेक करना है कि जो हमारा पोल्स हैं वो पोल्स गिवन कंटूर के अंदर लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अगर तो गिवन पोल जो हमने फाइंड आउट किए हैं वो हमारे पास गिवन में आ गए हैं, अगर वो पोल्स इस कंटूर के अंदर लाई कर रहे हैं, यानी कि यहाँ पे इसके अंदर लाई कर रहे हैं, इनसाइड लाई कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे कॉची इंटीग्रल फार्मूला यूज़ करना है। लेकिन अगर हमारे पोल्स यहाँ पे कंटूर के अंदर लाई नहीं कर रहे हैं, ये इसकी आउटसाइड पे लाई कर रहे हैं, बाहर साइड लाई कर रहे हैं, तो हमने यहाँ पे कॉची इंटीग्रल फार्मूला कतई तौर पे यहाँ पे यूज़ नहीं करना। तो यहाँ पे हम यूज़ करेंगे कॉची इंटीग्रल थ्योरम। लेकिन अब हम चेक करते हैं हम अपने पोल्स भाई अंदर लाई करते भी हैं या नहीं करते। आप चेक करें, यहाँ पे z इज इक्वल टू 0 है, 0 हमारे पास एक पोल्स है। तो आप चेक करें, यहाँ पे 0 तो इस कंटूर के अंदर लाई कर रहा है। अगर इस कंटूर के अंदर लाई कर रहा है तो इसका मतलब है कि यहाँ पे कॉची इंटीग्रल फार्मूला इस्तेमाल होने वाला है। लेकिन अब दूसरे पोल्स की बात करते हैं, z इज इक्वल टू -4। तो आप चेक करें कि क्या ये -4 इस कंटूर के अंदर लाई कर रहा है या बाहर कर रहा है। तो यहाँ पे ये जो -4 है बिल्कुल भी अंदर लाई नहीं कर रहा, ये बाहर लाई कर रहा है। तो हमने z इज इक्वल टू -4 को के लिए इसको चेक नहीं करना, हमने z इज इक्वल टू 0 के लिए चेक करना है। तो अब इसके बाद हमने ये करना होता है कि हमने ये जो हमारा इंटीग्रल दिया हुआ है फंक्शन की फॉर्म में ये दिया हुआ है, इसको हमने इस तरह से लिख लिया, ये z+1 ओवर यहाँ पे हमने z की पावर 3 को कॉमन लिया, तो हमने ये कर लिया। अब हमने क्या किया कि हमारे पास ये जो फंक्शन है ना, इस फंक्शन को हमने ये करना है कि हमने इस तरह की फॉर्म में कन्वर्ट करना है। अब यहाँ पे ये हमने करना है कि ये जो हमें जो भी गिवन इंटीग्रल दिया होगा उसको हमने कन्वर्ट कर देना है अपने कॉची इंटीग्रल फार्मूला की फॉर्म में, ताकि हम उसको इक्वल लिख सकें 2πi f ऑफ a। तो हमने इस कॉची इंटीग्रल जो थ्योरम हमें इंटीग्रल दिया हुआ है, इस इंटीग्रल को हमने कन्वर्ट कर लिया कॉची इंटीग्रल फार्मूला की फॉर्म में। तो z+1 ओवर z की पावर 3, यानी कि ये वाली जो टर्म है सारी, ये ऊपर वाली न्यूमिनेटर वाली, ये हमारे पास f ऑफ z बन गया, ये f ऑफ z बन गया यहाँ पे, और यहाँ पे ये z+4 यानी कि z माइनस a बन गया। यहाँ पे ये जो हमारे पास a है वो 4 है, यानी -4 है यहाँ पे हमारे पास, ठीक है। तो हमने इसको फॉर्म में लिख लिया इसको। तो अगर हमने इस इंटीग्रल को इस फॉर्म में लिखा है तो क्या हम इसको 2πi f ऑफ a के इक्वल लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। तो हमने इसको 2πi f ऑफ a के इक्वल रख लिया, तो हमने इसको इक्वेशन नंबर a का नाम दे दिया। अब इससे अगला काम ये है कि हमने ये जो हमारे पास न्यूमिनेटर वाली टर्म है, ये हमारे पास f ऑफ z है, तो हमने यहाँ पे f ऑफ z अलग से इसको लिख लिया, z+1 ओवर z⁻3। अब हमने क्या करना है, हमने ये करना है कि यहाँ पे हमारे पास ये जो नीचे है z+4, यहाँ पे चेक करें z माइनस a, यानी कि यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, वो -4 है। तो इसका मतलब ये है कि हमने यहाँ पे f ऑफ a की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। जब f ऑफ a की वैल्यू फाइंड आउट कर लेंगे, उस f ऑफ a की वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर देना है। तो जो हम f ऑफ a की वैल्यू कहाँ से निकालेंगे, a की वैल्यू हमें -4 दी हुई है, उस -4 को हमने f ऑफ z में पुट कर देना है। जहाँ जहाँ भी z है वहाँ वहाँ हमने -4 पुट कर देना है। तो इसकी जगह पे हमने f ऑफ z था, तो z की जगह पे a पुट किया तो a आ गया। यहाँ पे z की जगह पे हमने -4 पुट कर दिया, ये इसलिए a पुट किया क्योंकि हमने f ऑफ a फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमारे पास जहाँ जहाँ z था हमने वहाँ वहाँ -4 लगा दिया। तो -4 लगाया तो हमारे पास ये वाली
टर्म आ गई 3/64 हमने फाइंड आउट कर लिया। अब हमने क्या करना है कि इस 3/64 को, ये हमारे पास 3/64 एफ ऑफ ए की वैल्यू निकल आई है, इस एफ ऑफ ए की वैल्यू को मैं इक्वेशन नंबर ए में पुट कर दूंगा। तो इक्वेशन ए में पुट किया तो हमारे पास क्या रिजल्ट आया, 2 पाई ये एज इट था और इसके साथ मल्टीप्लाई हो रहा है एफ ऑफ ए। तो इस एफ ऑफ ए को यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दिया, तो हमने 2 पाई एफ ऑफ ए को हमने यहाँ पे मल्टीप्लाई करवा दिया। तो ये हमारे पास आ गया 3 पाई/32। दिस इज आवर गिवन रिजल्ट। तो ये हमने अपना फाइनल रिजल्ट फाइंड आउट कर लिया। अब इसका मतलब ये है कि हमने कॉची इंटीग्रल फार्मूला को यूटिलाइज करते हुए इस इंटीग्रल की वैल्यू को इवेल्युएट कर लिया है, फाइंड आउट कर लिया है। तो हमें क्या वैल्यू मिली है फाइनल, हमें वैल्यू फाइनल जो मिली है वो 3 पाई/32। ये हमारे पास है कॉची इंटीग्रल फार्मूला की एक एग्जाम्पल, एक क्वेश्चन है, एक न्यूमेरिकल, एक प्रॉब्लम है। इस तरह से हम जितने भी हमारे पास न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स एग्जाम्पल्स आएंगी, हम इसी मेथड को यूटिलाइज करते हुए, कॉची इंटीग्रल फार्मूला को यूटिलाइज करते हुए हम अपने इंटीग्रल की वैल्यू को इवेल्युएट कर सकते हैं। दिस इज आवर नेक्स्ट सेक्शन इन दिस लेक्चर। नाउ वी वांट टू डिस्कस अबाउट रेसिड्यू थ्योरम। रेसिड्यू थ्योरम आज हम सीखेंगे क्या होता है, और इसके साथ साथ इसके कुछ न्यूमेरिकल्स भी यहाँ पे सीखने की कोशिश करेंगे और इसके फार्मूला देखेंगे, इसकी स्टेटमेंट देखेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टेटमेंट की सबसे पहले बात करते हैं। स्टेटमेंट में ये कहा गया है कि अगर आपके पास कोई भी फंक्शन हो और वो एनालिटिक हो इनसाइड द क्लोज कर्व, कि अगर आपके पास क्लोज कर्व हो, उसके अंदर आपका फंक्शन एनालिटिक हो और उसके साथ साथ जो आपके फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स हैं वो भी लाई कर रहे हो, आपके क्लोज कर्व के अंदर लाई कर रहे हो, तो तब हमारे पास जो फार्मूला होगा या इंटीग्रल की वैल्यू फाइंड आउट कर सकते हैं। तो हम इस फार्मूले की मदद से उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। तो अब चेक करें, हमारे पास ये क्लोज इंटीग्रल एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 2 पाई सम ऑफ ऑल रेजिड्यू। सम ऑफ ऑल रेजिड्यू वो रेजिड्यू हैं जो सारे के सारे सर्कल के अंदर या क्लोज कंटोर के अंदर लाई कर रहे होंगे, वो हम यहाँ पे पुट कर देंगे। तो मैंने इसको दो स्टेटमेंट में इसको कन्वर्ट कर दिया। एक है जी एफ ऑफ जेड इज एनालिटिक इनसाइड द क्लोज कर्व, और दूसरा है कि फाइनाइट नंबर ऑफ पोल्स इनसाइड द सर्कल। तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करते हुए अपने इंटीग्रल की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो ये हमारे पास रेजिड्यू थ्योरम का एक सिंपल सा कंसेप्ट जो आपके सामने पेश किया, आपके साथ शेयर किया। अब हम इसके कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ पे सीखने की कोशिश करेंगे। न्यूमेरिकल्स में हम सिंपल क्लोज इंटीग्रल वाले यहाँ पे सीखने की कोशिश करेंगे। फिर हम कुछ टाइप्स आ जाएंगे इंटीग्रल्स की, जो हमारे पास 0 से लेकर 2 पाई तक होगा, फिर 0 से पाई तक होगा, और उसके अलावा नेगेटिव इन्फिनिट से पॉजिटिव इन्फिनिट तक कुछ इंटीग्रल आएंगे। उनकी वैल्यूज़ हम फाइंड आउट करेंगे बाय यूजिंग रेजिड्यू थ्योरम। सो दिस इज़ द एग्जांपल ऑफ रेजिड्यू थ्योरम। अब हम इसका ये न्यूमेरिकल, इसका प्रॉब्लम ये सॉल्व करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। क्वेश्चन हमें दिया है कि क्लोज इंटीग्रल 2 + z/z इंटू 2 - z/dz, ये में इंटीग्रल दिया हुआ है, उसकी वैल्यू दी हुई है। वेयर सी इज द सर्कल z mod इज इक्वल टू 1। तो जहाँ पे सर्कल की इक्वेशन ये है और इसमें सेंटर 0 0 है और रेडियस उसका 1 है। इसको यूटिलाइज करते हुए हमने इसको ड्रा कर दिया। यहाँ पे चेक करें, इसका सेंटर 0 0 है और इसका रेडियस 1 है। तो हमने इस क्लोज कंटोर को या क्लोज सर्कल को हमने यहाँ पे ड्रा कर दिया। अब इसमें सबसे पहला काम आपने ये करना है कि अपने सबसे पहले पोल्स की वैल्यू फाइंड आउट करनी है या पोल्स फाइंड आउट करने हैं। तो पोल्स फाइंड आउट करने के लिए आपको पता है डिनोमिनेटर को हम 0 के इक्वल रखते हैं, तो हमने यहाँ पे 0 के इक्वल रखा, तो हमने यहाँ पे पोल्स फाइंड आउट कर लिए। एक पोल आया 0 और दूसरा आया 2। अब हमने यहाँ पे ये चेक करना है कि ये जो हमारे पोल्स आए हैं, क्या वो पोल्स इस क्लोज कंटोर के अंदर लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे। जो हमारे पास पोल्स यहाँ पे लाई कर जाएगा उसको हम आगे यूटिलाइज करेंगे। तो हमने यहाँ पे चेक करना है 0 है और 2 है। तो चेक करें सबसे पहले, क्या ये 0 इस क्लोज कंटोर के अंदर लाई कर रहा है या बाहर लाई कर रहा है। तो आप चेक करें कि ये जो 0 है वो 0 इस क्लोज कंटोर के अंदर लाई कर रहा है, क्योंकि इसका सेंटर है वो भी तो 0 ही है ना। अब हमने चेक करना है कि जो 2 है, ये भी तो एक पोल्स है ना, क्या ये 2 इस क्लोज कंटोर के अंदर लाई कर रहा है या बाहर लाई कर रहा है। तो ये बिल्कुल 100% श्योर नजर आ रहा है कि ये
बाहर लाई कर रहा है, हमने इसको यूटिलाइज बिल्कुल भी नहीं करना। तो ये हमारा स्टेप 1 था, हमने पोल्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। अब मैं आपको यहाँ पे एक छोटा सा ये मेरे क्वेश्चन का हिस्सा तो नहीं है ये, लेकिन मैं बताना यहाँ पे मुनासिब समझता हूँ, क्योंकि हमने ये जो दो फार्मूले हमने लिखे हैं, कि ये फार्मूला लिखा है, कि ये फार्मूला लिखा है, इनको यूटिलाइज करते हुए रेसिड्यू थ्योरम को सॉल्व करते हैं। तो अगर तो मेरे पोल्स का ऑर्डर सिंपल हो, सिंपल का मतलब है 1 हो, तो हमने ये वाला फार्मूला यूज करना है रेसिड्यू को इंटीग्रल को फाइंड आउट करने के लिए, यानी कि रेसिड्यू एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ये लिमिट z अप्रोचेस टू a z माइनस a f ऑफ z। तो कब, जब वो z इज इक्वल टू a होगा। अब यहाँ पे हमारे पास जो a है वो पोल है, यहाँ पे आप चेक करें, ये a जो हमारे पास है वो पोल्स होगा, जो हमने यहाँ पे चेक किया कि जो कि हमारे क्लोज कंटोर के अंदर लाई कर रहा है, वो हमने यहाँ पे यूज करना है। z माइनस a, यहाँ पे a भी हमारे पास क्या होगा, पोल होगा। f ऑफ z ये हमारे पास पूरे का पूरा फंक्शन होगा, जो हमने यहाँ पे हमें क्वेश्चन में गिवन दिया हुआ है। तो ये हमने फार्मूला तब यूज करना है जब हमारे पास पोल्स का ऑर्डर सिंपल हो। पोल्स का ऑर्डर के सिंपल का मतलब ये है कि उसकी वैल्यू 1 हो। तो पोल्स के ऑर्डर का मतलब ये होता है, आपने ये चेक करना होता है कि ये जो डिनोमिनेटर में दिया है इसकी पावर चेक करनी है, तो वही उसका ऑर्डर होता है। तो इसकी पावर 1 है, इसकी पावर भी 1 है, तो ये हमने फार्मूला यूज करना है। अगर हमारे पास मल्टीपल ऑर्डर ऑफ पोल्स हो, यानी पोल्स का जो ऑर्डर है वो मल्टीपल हो, 2 3 4 5 6 7 अप टू सो ऑन जितने भी हो, तो उसके लिए हमने ये वाला फार्मूला यूज करना है, जो कि रेसिड्यू एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ए लिमिट जेड अप्रोचेस टू ए हमारे पास क्या होगा, पोल होगा, और 1 ओवर के माइनस ए, के माइनस 1, जो के है हमारे पास, ये हमारे पास पोल का ऑर्डर होगा। फिर से सुन लें कि ये जो के है वो हमारे पास क्या होगा, पोल का ऑर्डर होगा। और आगे है डी की पावर के माइनस ए, यहाँ पे के क्या होगा, पोल का ऑर्डर होगा, और डी जेड के माइनस 1, और ये जेड माइनस ए, यहाँ पे ए क्या होगा हमारे पास, पोल होगा, और इसकी रेज टू पावर के इसका ऑर्डर होगा, एफ ऑफ जेड। तो हमने ये वाला फार्मूला यूज करना है। अगर मल्टीपल्स ऑर्डर ऑफ पोल्स हो, यानी पोल्स का जो ऑर्डर है वो मल्टीपल की फॉर्म में होगा, तो हमने ये वाला फार्मूला यूज करना है। अगर हमारे पास पोल का जो ऑर्डर है वो सिंपल हो, 1 हो, तो हमने ये वाला फार्मूला यूज करना है। तो अब आपको बिल्कुल समझ तो आ चुकी होगी। आपने चेक करना है कि ये जो हमारे पास क्वेश्चन दिया है इसमें पोल्स का ऑर्डर सिंपल है या मल्टीपल फॉर्म में है। तो बिल्कुल यहाँ पे 100% नजर आ रहा है हमें वो 1 है, तो इसका मतलब है कि हमने ये वाला फार्मूला यूज करना है। तो चलिए इस क्वेश्चन को आगे जरा सा बढ़ाते हैं। तो हमने मान लिया जी हमारे पास ये एफ ऑफ जेड है, ये कंप्लीट को हमने क्या मान लिया, एफ ऑफ जेड। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 2 प्लस जेड ओवर जेड इंटू 2 माइनस जेड। तो हमारे पास ये एफ ऑफ जेड है जो हमने यहाँ पे पुट करना है, ठीक है। और अब हम इस क्वेश्चन को आगे चलाते हैं। हम यहाँ पे चेक करें कि लिमिट जेड अप्रोचेस टू 0। अब भाई 0 यहाँ पे क्यों आया, क्योंकि हमारे पास जो पोल था वो अंदर लाई कर रहा था 0, तो इसीलिए हमने यहाँ पे a की वैल्यू को क्या पुट कर दिया, 0 पुट कर दिया। आगे जी z माइनस ए, z एज इट आ गया माइनस a की वैल्यू आप चेक करें हमारे पास 0 है, 0 पोल अंदर लाई कर रहा था इस क्लोज कंटोर के अंदर, तो हमने यहाँ पे 0 लिख दिया। आगे है जी f ऑफ z, तो हमने यहाँ पे f ऑफ z की ये वाली वैल्यू यहाँ पे पुट कर दी। अब इस क्वेश्चन को आगे चलाते हैं। लिमिट z अप्रोचेस टू 0, और ये z आ गया 2 प्लस जेड ओवर जेड इंटू 2 माइनस जेड, ये z इस z से कैंसिल हो जाएगा। तो आगे लिमिट z अप्रोचेस टू 0, यहाँ पे लिमिट आपने पुट कर देनी है, लिमिट पुट की तो 2 ओवर 2 और ये 1 आ गया। अब चेक करें कि जो रेजिड्यू आया है वो हमारे पास 1 आया है, रेजिड्यू क्या आया है, 1 आया। तो ये हमारे पास f ऑफ z होता है, ठीक है, और इक्वल होता है 2 पाई आई इंटू सम ऑफ रेजिड्यू, ये रेजिड्यू थ्योरम का फॉर्मूला है। तो हमने क्या किया, जितने भी रेजिड्यू का सम था वो हमने फाइंड आउट कर लिया, वो हमारे पास 1 था, 2 पाई आई इसमें हमने पुट कर दिया 1, तो हमारे पास जो फाइनल आंसर में क्या मिल गया, 2 पाई आई। इस तरह से हम रेजिड्यू थ्योरम के जो क्वेश्चन है उनको बड़ी आसानी से सिंपल मेथड से यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। फिर से सुन ले, मैं आपको कुछ स्टेप्स रिवाइज कर देता हूँ, आपने वो अपने माइंड में रखने हैं, तो आप रेजिड्यू थ्योरम को बड़े सिंपल और सादा तरीके से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। सबसे पहला स्टेप आपने ये करना है कि आपने चेक करना है कि ये जो सर्कल की इक्वेशन दी उसको आपने यहाँ पे ड्रा करना है। फिर उसके बाद आपने पोल्स फाइंड आउट करने हैं। पोल्स फाइंड आउट करने के बाद आपने चेक करना है कि कौन सा पोल इस कॉन्टोर के अंदर, इस क्लोज कर्व के अंदर लाई कर रहा है। जो लाई कर रहा होगा उसको हमने आगे यूज करना है। और स्टेप नंबर 3 में आपने ये चेक करना है कि आपने चेक करना है कि पोल्स का ऑर्डर कौन सा है। भाई
पोल्स का ऑर्डर आपने चेक करना है। अगर पोल्स का ऑर्डर सिंपल होगा तो आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है, अगर पोल्स का ऑर्डर मल्टीपल फॉर्म में होगा तो आपने ये वाला फार्मूला यूज़ करना है। ठीक है, तो आगे स्टेप नंबर जो 4 होगा उसमें आपने इस फार्मूले में, अगर पोल सिंपल होगा तो इस फार्मूले में आपने वैल्यू सारी पुट कर देनी है, अगर मल्टीपल ऑर्डर ऑफ पोल्स होगा तो आपने इस फार्मूले में वैल्यूज़ को पुट करके सिंप्लीफाई करके आपने अपना फाइनल आंसर निकाल लेना है। ये था वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन अबाउट रेजिड्यू थ्योरम। तो इसके बाद हम सीखेंगे जो डेफिनेट इंटीग्रल्स हो गए, इनडेफिनेट इंटीग्रल्स हो गए, उसमें हम सीखेंगे कि 0 से लेकर 2 पाई तक इंटीग्रल्स की वैल्यू को किस तरह से हम फाइंड आउट करते हैं। और फिर हम सीखेंगे कि 0 से 2 पाई तक, 0 से पाई तक और 0 से 2 पाई तक, और इसके अलावा माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट वाले इंटीग्रल्स को भी हम बाय यूजिंग रेजिड्यू थ्योरम को सॉल्व करते हुए उनको उनकी वैल्यूज़ को फाइंड आउट करेंगे। ज़्यादातर क्वेश्चन जो आते हैं वो कहते हैं कि शो दैट, आपने चेक करना होता है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। तो ये हमारे पास वेरी सिंपल एग्जांपल थी रेजिड्यू थ्योरम की। अब हम नेक्स्ट इसकी एग्जांपल को डिस्कस करेंगे वेरी डिटेल से। सो दिस इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन अबाउट इंटीग्रेशन राउंड यूनिट सर्कल। तो अब हम इंटीग्रेशन राउंड यूनिट सर्कल के कुछ क्वेश्चन को यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे और हम उनको सॉल्व करेंगे बाय यूजिंग कॉची रेजिड्यू थ्योरम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देखते हैं जी क्वेश्चन उसने हमें क्या दिया है। क्वेश्चन दिया है कि शो दैट 0 to 2 पाई डी थीटा ओवर 1 प्लस ए स्क्वेयर कॉस थीटा इज इक्वल टू 2 पाई ओवर 1 माइनस ए स्क्वेयर और होल की पावर है स्क्वेयर रूट। तो इसकी लेफ्ट साइड को हमने राइट साइड के इक्वल प्रूव करना है बाय यूजिंग कॉची रेजिड्यू थ्योरम। और ये जो हमारे पास क्वेश्चन है ये इंटीग्रेशन यूनिट राउंड सर्कल यानी इंटीग्रेशन राउंड यूनिट सर्कल है। यूनिट सर्कल का मतलब ये होता है, मैं आपको यहाँ पे समझा देता हूँ। यहाँ पे अगर मैंने एक सर्कल लगाया तो ये वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस है। तो ऐसा सर्कल जिसका सेंटर 0 0 हो और उसका रेडियस 1 हो, यहाँ पे अगर मैं लिखूँ 0 0 और यहाँ पे लिखूँ 1 0, इस तरह के सर्कल को मैं बोलता हूँ यूनिट सर्कल। और इसकी जो इक्वेशन होती है वो हमारे पास z मॉड इज इक्वल टू 1 होती है। z मॉड इज इक्वल टू 1 का मतलब यहाँ पे ये है कि यहाँ पे जो इसका सेंटर है वो 0 है और जो इसका रेडियस है वो 1 है। इस तरह के सर्कल को हम क्या नाम देते हैं? यूनिट सर्कल का नाम देते हैं। अब हम अपने क्वेश्चन को समझते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्या है? तो क्वेश्चन हमें ये दे दिया कि अब इस क्वेश्चन को हमने सॉल्व करना है। तो सबसे पहले हमने लेट कर लिया जी, लेट आई इज इक्वल टू, इस पूरे के पूरे जो फंक्शन है इसको हमने लेट आई के इक्वल लिख लिया। अब हमने इस तरह के जो क्वेश्चन है ना इंटीग्रेशन राउंड यूनिट सर्कल, इन क्वेश्चंस में हमने कुछ सब्स्टिट्यूशंस करनी होती है। तो वो सब्स्टिट्यूशंस ज़्यादातर होती है डी थीटा की, यहाँ पे साइन थीटा आ सकता है, कॉस थीटा आ सकता है। तो इस तरह की हमने सब्स्टिट्यूशंस यहाँ पे करनी होती है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। लेट हमने कर लिया, लेट आई इज इक्वल टू 0 to 2 पाई डी थीटा ओवर 1 प्लस ए स्क्वेयर कॉस थीटा आ गया। इस लेफ्ट साइड को हमने लेट कर लिया आई के, और इसकी जो राइट साइड इसको हम प्रूव करना चाहते हैं। तो यहाँ पे डी थीटा है और कॉस थीटा है। डी थीटा की वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे और कॉस थीटा की वैल्यू पुट करेंगे। वैल्यू पुट करने के बाद हम पोल्स की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। पोल्स की वैल्यू फाइंड आउट करने के बाद हम चेक करेंगे कि हमारा कौन सा पोल यूनिट सर्कल के अंदर लाया कर रहा है। फिर उसको हम आगे यूटिलाइज करते हुए कॉची रेजिड्यू थ्योरम को इस्तेमाल करके हम अपना फाइनल रिजल्ट फाइंड आउट कर लेंगे। तो ये सारे स्टेप्स थे जो मैंने आपको बता दिए। अब हम सब्स्टिट्यूशंस की बात करते हैं। डी थीटा की वैल्यू हमने निकालनी है। तो हमने कैसे निकालनी है? हमने लेट कर लेना है z इज इक्वल टू ई की पावर आई थीटा। तो हमने इसको डिफ्रेंशिएट कर देना है, डी z इज इक्वल टू आई ई की पावर आई थीटा डी थीटा। तो अब यहाँ से हमने डी थीटा की वैल्यू निकाल लेनी है। डी थीटा इज इक्वल टू डी जेड ओवर आई जेड। ये जो डी थीटा है ना, ये हर एक के लिए यूनिट सर्कल में सेम होगा। ये आप इसकी वैल्यू लर्न बाय हार्ट याद भी कर सकते हैं। अगर आपने इसकी वैल्यू डी थीटा की याद नहीं करनी तो आप इस तरह से इसकी वैल्यू फाइंड आउट भी कर सकते हैं। अब हमारे पास है जी कॉस थीटा। कॉस थीटा की जो वैल्यू होती है वो कॉस थीटा इज इक्वल टू जेड प्लस जेड की पावर -1 ओवर 2। तो ये आपने याद कर लेनी। इसको हम प्रूव भी कर सकते हैं लेकिन हम प्रूव की तरफ नहीं जाएंगे, आपने जस्ट इसकी वैल्यू याद कर लेनी है। साइन थीटा की वैल्यू मैं आपको बता दूं, वो हम यहाँ पे यूज़ तो नहीं करेंगे लेकिन आपकी इन्फॉर्मेशन के लिए बहुत ज़रूरी है। तो साइन थीटा की वैल्यू हमारे पास क्या होगी? z यहाँ पे माइनस आ जाएगा और z की पावर -1 ओवर 2 आई आ जाएगा। तो ये हमारे पास साइन थीटा की वैल्यू हो जाएगी। लेकिन यहाँ पे हम कॉस थीटा की वैल्यू यूज़ कर रहे हैं इसीलिए हम कॉस थीटा की बात करेंगे। तो यहाँ पे डी थीटा इसके इक्वल है। अब ये जो कॉस थीटा की वैल्यू है और ये जो डी थीटा की वैल्यू है, इसको हम यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर देंगे, यहाँ पे हम पुट कर देंगे।
डी थीटा की वैल्यू की जगह पे हम ये पुट कर देंगे, कॉस थीटा की जगह पे हमने ये पुट कर देना, उसको सिंप्लीफाई कर देना। तो आई इज इक्वल टू क्लोज इंटरवल क्लोज इंटीग्रल हमारे पास डी जेड ओवर सारी वैल्यूज पुट की, डी थीटा की वैल्यू पुट की और कॉस थीटा की वैल्यू पुट की, इसको सिंप्लीफाई किया तो हम यहाँ तक पहुँच गए। अब आप चेक करें कि ये जो हमारे पास इक्वेशन है ना, ये सेंटर में जेड स्क्वेयर प्लस 2 ओवर ए स्क्वेयर जेड प्लस 1, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन को हम इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, इसको सॉल्व कर सकते हैं बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना है बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला, जो कि हमारे पास होता है z इज इक्वल टू माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac और ऊपर है स्क्वायर रूट ओवर 2a। इस फार्मूले को यूटिलाइज करते हुए हमने इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर लेना। तो यहाँ पे जो a की वैल्यू है वो हमारे पास क्या है, 1 है, b की वैल्यू हमारे पास है 2 ओवर a स्क्वायर और जो c की वैल्यू वो हमारे पास 1 है। तो ये सारी की सारी वैल्यू जो 3 है, इस तीनों की तीनों वैल्यू को हमने पुट कर देना है, इस क्वाड्रेटिक फॉर्मूले में हमने पुट कर देना है। तो हमने पुट किया जी, इसको सिंप्लीफाई किया, सिंप्लीफाई करने के बाद हमारे पास दो वैल्यू निकल आई, एक Z1 की निकल आई और एक Z2 की निकल आई। अब Z1 और Z2 को हमने क्या करना है, ये जो हमारे पास ये जो वैल्यू इस फंक्शन में हमने यहाँ पे इसको पुट कर देना। यहाँ पे चेक करें, यहाँ पे आप देखें कि i इज इक्वल टू 2 ओवर आई ए स्क्वेयर और ये क्लोज हमारे पास इंटीग्रल है डी जेड ओवर जेड माइनस Z1 इंटू जेड माइनस Z2। Z1 की वैल्यू हमने निकाली, Z2 की वैल्यू निकाली, हमने इस तरह के फॉर्म में इसको लिख दिया। अब इससे अगला काम ये करना है आपने, यहाँ पे चेक करें, ये हमने पोल्स फाइंड आउट किए हैं। यहाँ पे आप देखें, यहाँ पे हमने ये पोल्स फाइंड आउट किए हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ, सेकंड स्टेप में हमने यहाँ पे पोल्स की वैल्यू को फाइंड आउट किया। यहाँ पे हमने पोल्स निकाले हैं। पोल्स हमारे पास एक Z1 निकला, एक Z2 निकला, तो उसको हमने यहाँ पे इस फंक्शन की फॉर्म में लिख दिया। इस तरह हमारे पास ये आ गया। तो ये जो हमारे पास सारी की सारी टर्म है, इसको हम एफ ऑफ जेड के इक्वल रख सकते हैं। यानी कि एफ ऑफ जेड के इक्वल किसको रखना है, 1 ओवर जेड माइनस Z1 इंटू जेड माइनस Z2, इसको हमने एफ ऑफ जेड के इक्वल रख लिया। अब हमने इसको इक्वेशन नंबर 2 का नाम दे दिया। यहाँ पे चेक करें, एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू दिस, तो हमने इसको एफ ऑफ जेड के इक्वल रखना है। जो मैं स्टेप्स आपको बता रहा हूँ, यही सारे के सारे स्टेप्स आपने फॉलो करते हुए इस तरह के क्वेश्चन को बड़ी आसानी से सॉल्व कर देना है। तो यहाँ पे चेक करें जी, यहाँ पे हमारे पास दो पोल आए, एक Z1 एक Z2। Z1 की जो वैल्यू है वो ग्रेटर देन 1 है और Z2 की जो वैल्यू है वो लेस देन 1 है। तो आपने चेक करना है कि इस टर्म के अंदर मैं जो भी वैल्यू पुट करूंगा उसकी हमेशा वैल्यू 1 से बड़ी आएगी। अगर 1 से बड़ी आती है तो इसका मतलब ये हुआ कि मैं इस Z1 पोल को अपने क्वेश्चन में आगे यूज़ नहीं कर सकता। वो इसलिए नहीं कर सकता क्योंकि मैं तो सॉल्व कर रहा हूँ बाय यूजिंग यूनिट सर्कल। यूनिट सर्कल का मतलब ये होता है कि 1 से उसका बड़ा रेडियस आ ही नहीं सकता। यानी कि जो वैल्यू 1 से छोटी होगी वही सर्कल के अंदर लाई करेगी। अगर वही वैल्यू सर्कल के अंदर लाई करती है तो वही हमारा पोल बनेगा। वही पोल हम आगे क्वेश्चन में सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पे चेक करें, Z1 की वैल्यू जो है वो 1 से बड़ी आएगी। इस टर्म में जो भी वैल्यू पुट करूंगा वो 1 से बड़ी आएगी। तो इसका मतलब है कि ये हमारे पास ये जो Z1 है, ये पोल हमारे पास फेल हो गया। इसको हम यूटिलाइज नहीं कर सकते अपने क्वेश्चन में, फर्दर आगे इसको नहीं यूटिलाइज करते। आगे अगर मैं बात करूँ Z2 की, तो यहाँ पे Z2 चेक करें, वो हमारे पास 1 से बड़ा है। अगर इसकी वैल्यू 1 से बड़ी है, 1 से छोटी है, ये जो Z2 है इसकी वैल्यू Z से छोटी है, ये जो इज लेस देन आपको 1 नज़र आ रहा है, इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ पे जो भी वैल्यू पुट करूँ वो हमेशा 1 से छोटी आएगी। अगर 1 से छोटी आएगी तो इसका मतलब ये है कि वो सर्कल के अंदर लाई कर सकती है। मैं यहाँ पे आपको दिखा भी दूँ, दोबारा सर्कल यहाँ पे ड्रा करके, यहाँ पे चेक करें, ये मेरे पास एक सर्कल है, यहाँ पे उसका रेडियस 1 है यहाँ पे रेडियस उसका 1 है और इसका सेंटर 0 0 है। अगर मैं वैल्यू मेरी जो पोल की है वो 1 से बड़ी आती है तो मतलब वो यहाँ पे आउटसाइड लाई कर जाएगी। अगर Z की वैल्यू 1 से छोटी आती है तो वो सर्कल के अंदर लाई कर जाएगी। अगर सर्कल के अंदर जो लाई करेगी, कॉन्टोर के अंदर लाई करेगी, उसी पोल को हम आगे यूटिलाइज करेंगे और जो वैल्यू 1 से बड़ी आएगी उसको हम आगे अपने क्वेश्चन में सॉल्व बिल्कुल भी नहीं करेंगे। वो यूनिट सर्कल की कंडीशन को सेटिस्फाई बिल्कुल भी नहीं कर रहा। तो इसी तरह से हमने इसको सॉल्व करना है। अब ये जो हमारे पास Z2 है ना,
Z2 हमारी कंडीशन को सेटिस्फाई कर रहा है, यानी कि यूनिट सर्कल की कंडीशन को ये सेटिस्फाई कर रहा है, इससे आगे क्वेश्चन चल सकता है। तो इसका मतलब ये है कि ये जो हमारे पास Z2 है ना, इस Z2 पोल को हमने यूज़ करना है और कॉची रेजिड्यू थ्योरम को इस्तेमाल करके इसकी वैल्यू को हमने फाइंड आउट कर लेना, इस इंटीग्रल की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेना, जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड के बिल्कुल इक्वल आएगी। तो अब यहाँ पे रेजिड्यू थ्योरम लगाना है। रेजिड्यू थ्योरम की कंडीशंस हमने कैसे लगानी है, वो हमने चेक करना है पोल्स का ऑर्डर। तो आप चेक करें कि ये जो हमारे पास पोल्स आया था, ये पोल आया, ये हमारे पास पोल आया, पोल हमारे पास क्या आया था, Z² + 2/a² Z+1, इसकी पावर 1 है। आप चेक करें, इसकी पावर 1 है, इसकी पावर 1 है, तो इसका मतलब है यहाँ पे बिल्कुल सिंपल पोल ऑर्डर वाला यहाँ पे फार्मूला हम यूज़ करेंगे रेजिड्यू के लिए। तो रेजिड्यू f(z) जो हमारे पास z = यहाँ पे a होती है, a हमारे पास पोल होता है, यहाँ पे जो a है वो Z2 है, तो इसका मतलब है z = Z2 में लिखूंगा, वो इक्वल किसके आएगा, z अप्रोचेज टू Z2 f(z). Z2 में यहाँ पे इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि यहाँ पे a है, तो a का मतलब है पोल, वो पोल जो सर्कल के अंदर लाई कर रहा है। तो लिमिट z अप्रोचेज टू 2 z - Z2 f(z), ये Z2 का फिर मैं आपको बता रहा हूँ, इसका मतलब a है, ठीक है, a का मतलब यहाँ पे क्या है, पोल, वो पोल जो सर्कल के अंदर लाई कर रहा है। तो लिमिट z अप्रोचेज टू Z2 इंटू z - Z2 f(z) की वैल्यू हमने ये लेट की थी, इस सारी की सारी वैल्यू को हमने यहाँ पे पुट कर देना है। तो लिमिट इसको हमने इसके साथ कैंसिल कर दिया, इस टर्म के साथ कैंसिल होगी, ये वाली टर्म कैंसिल हुई, तो यहाँ पे हमने लिमिट वगैरह पुट कर दी। लिमिट पुट करने के बाद सिंप्लीफाई किया, तो रेजिड्यू की जो वैल्यू हमारे पास ये आ गई। अब हमने यहाँ पे रेजिड्यू की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया है। रेजिड्यू की वैल्यू अगर फाइंड आउट कर ली है, तो रेजिड्यू का अब हमने फार्मूला लगा देना है। फार्मूला हमारे पास क्या होता था, आपको पता है कि ये क्लोज इंटीग्रल f(z) dz = 2πi, और ये हमारे पास सम ऑफ रेजिड्यू जितने भी होते थे। तो यहाँ पे जो हमने रेजिड्यू की वैल्यू निकाली है, वो हमने क्या निकाली है, a² 2 × 1 - a⁴, और इसका जो ऊपर होल है वो स्क्वायर रूट है, ठीक है। तो ये हमने रेजिड्यू की वैल्यू फाइंड आउट कर ली। अब इस रेजिड्यू की वैल्यू को हमने जो रेजिड्यू थ्योरम है उसमें हमने पुट कर देना है, रेजिड्यू थ्योरम का जो फार्मूला है उसमें हमने पुट कर देना है। तो यहाँ पे चेक करें, ये हमारे पास 2/i a² एज इट आ गया, ठीक है, 2/i सम ऑफ रेजिड्यू, ये सम ऑफ रेजिड्यू है। तो सम ऑफ रेजिड्यू की जगह पे हम क्या पुट कर देंगे, ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। तो नेक्स्ट पेज पे आप चेक करें, यहाँ पे हमने इसकी वैल्यू को पुट कर दिया, 2/i a² इंटू 2πi, और ये हमारे पास आ गया, ठीक है। इसकी वैल्यू को हमने पुट किया, सॉल्व किया, तो हमने ये वाली वैल्यू फाइंड आउट कर ली, जो कि हमारे पास राइट हैंड साइड के इक्वल थी। तो यहाँ पे आप चेक करें, ये लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों इक्वल हो गई हैं बाय यूजिंग कॉची रेजिड्यू थ्योरम। तो इस तरह के जो क्वेश्चन हम इसी मेथड से, बिल्कुल इसी मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं, और इस तरह के जो क्वेश्चंस होते हैं उनको हम इंटीग्रेशन राउंड यूनिट सर्कल का भी नाम देते हैं। अब इसी तरह के क्वेश्चन हम फर्दर आगे 1-2 एग्जांपल सीखेंगे। उसके अलावा हम 0 से पाई वाले क्वेश्चंस यहाँ पे सीखेंगे, फिर -∞ से +∞ वाले क्वेश्चंस देखेंगे। तो हमारा जो ये जो लेक्चर है ये कंप्लीट हो जाएगा। इसी टाइप का हम एक नेक्स्ट क्वेश्चन और सॉल्व करेंगे, जो कि हमारे पास इंटीग्रेशन राउंड यूनिट सर्कल है, और लिमिट हमारे पास है 0 to 2π। इस क्वेश्चन को हम सॉल्व करेंगे, बिल्कुल जो हमने लास्ट क्वेश्चन किया है इसी मेथड का ये क्वेश्चन है। तो इसमें हमारे पास क्वेश्चन है कि 0 to 2π dθ ओवर a + b cos θ = 2π ओवर a² - b² और होल की पावर है स्क्वायर रूट। इसको हमने प्रूव करना है लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के, और ये इंटीग्रेशन यूनिट राउंड सर्कल क्वेश्चन ही है, और इसको हमने सॉल्व करना है बाय यूजिंग रेजिड्यू थ्योरम। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हमने क्या करना है कि इसकी लेफ्ट साइड को हमने लेट कर लेना है i के। तो लेट i = दिस, और इसके बाद हमने सब्स्टिट्यूशंस करनी होती है। सब्स्टिट्यूशंस में हमने क्या करना होता है कि d θ की वैल्यू हमने पुट करनी होती है और cos θ की वैल्यू पुट करनी होती है। यहाँ पे sin θ भी आ सकता है, कुछ और भी आ सकता है, तो वो हमने सब्स्टिट्यूशंस करके इसकी वैल्यू को पुट करना होता है। तो यहाँ पे हमारे पास सब्स्टिट्यूशंस में है कि d θ = हमारे पास क्या है, d θ = dz ओवर iz। ये मैंने आपको लास्ट क्वेश्चन में निकालना भी सिखाया था कि इसकी वैल्यू को हम किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हैं d θ की।
इसके अलावा हमारे पास जो कॉस थीटा है वो इक्वल होता है z प्लस जेड की पावर -2/2। अब ये जो हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू है और डी थीटा की वैल्यू, इसको हम सब्सटीट्यूशंस कर देंगे इस i इज इक्वल टू दिस में। तो यहाँ पे हमने क्या करना है, डी थीटा की वैल्यू पुट कर देनी है और कॉस थीटा की वैल्यू पुट कर देनी है, उसको सिंप्लीफाई कर देना है। तो हमने इसकी वैल्यू को पुट किया, पुट करने के बाद हमने सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये इक्वेशन बन गई। अब ये इक्वेशन चेक करें, ये जो इक्वेशन है ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन चुकी है। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम यूज़ करते हुए इसके तीन मेथड्स हैं, हम तीन मेथड से इनको इस इक्वेशन को हम सॉल्व कर सकते हैं, इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, यहाँ पे पोल्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। पहला मेथड ये है कि आप यहाँ पे क्वाड्रेटिक फार्मूला लगा सकते हैं। सेकंड आपके पास ये ऑप्शन होता है कि आप फैक्टराइजेशन कर सकते हैं। थर्ड ऑप्शन यहाँ पे ये होता है कि आप कंप्लीटिंग स्केयर से इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। लेकिन जो बेस्ट मेथड है वो यहाँ पे ये है, जो कि कॉम्प्लिकेटेड बिल्कुल भी नहीं होने वाला, वो यहाँ पे है क्वाड्रेटिक फार्मूला। क्वाड्रेटिक फार्मूला को यूटिलाइज करते हुए हम इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस की वैल्यूज़ को फाइंड आउट कर सकते हैं, हम इसकी पोल्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो आगे हमने क्या किया, हमने यहाँ पे क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को यहाँ पे सॉल्व करना है। इसको हमने ज़ीरो के इक्वल रखा। क्यों ज़ीरो के इक्वल रखा? इसलिए रखा क्योंकि हमने यहाँ पे पोल्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। जब हम पोल्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर लेंगे, फिर हमने ये करना होता है कि हमने उसको चेक करना है पोल्स को, क्या कि वो जो हमारे पास यूनिट सर्कल है, क्या उसके अंदर वैल्यू जो पोल्स की है वो लाई कर रही है या नहीं कर रही। अगर पोल्स की वैल्यू लाई कर रही होगी उस यूनिट सर्कल के अंदर तो हम उसको आगे यूज़ करेंगे। अगर उस पोल की वैल्यू यूनिट सर्कल के अंदर लाई नहीं कर रही होगी तो हम उसी पोल्स को वहाँ पे स्किप कर देंगे, तो हम उसकी हमें बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं होती। तो अब हमने यहाँ पे दो पोल्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन को यूज़ किया, सॉल्व किया बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हमने दो पोल्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, Z1 और Z2। यहाँ पे Z1 आपको ये नज़र आ रहा है और यहाँ पे Z2 की वैल्यू ये हमने ये फाइंड आउट कर लिया। अब हमारे पास क्या है कि हमने चेक करना है कि ये जो Z1 है, क्या ये Z1 पोल जो है क्या ये अंदर लाई कर रहा है यूनिट सर्कल में या फिर Z2 लाई कर रहा है। तो आपने यहाँ पे वैल्यूज़ पुट करके चेक करना है। अगर पोल की वैल्यू 1 से छोटी आएगी तो इसका मतलब ये होगा कि वो पोल सर्कल के अंदर लाई कर रहा है। अगर पोल की वैल्यू 1 से बड़ी आ रही होगी तो उसका मतलब ये है कि वो जो पोल है वो आपका यूनिट सर्कल में बिल्कुल भी लाई नहीं कर रहा। तो यहाँ पे जो हमारे पास Z1 है ना, इस Z1 की जो वैल्यू है ना वो यूनिट सर्कल में लाई कर रही है। इसका मतलब ये है कि अगर आप यहाँ पे कोई भी वैल्यू पुट करते हैं A और B की जगह पे, तो आपकी जो Z1 की वैल्यू आएगी ना वो 1 से छोटी आएगी। अगर 1 से छोटी आएगी तो इसका मतलब है कि ये जो पोल है वो यूनिट सर्कल में लाई कर रहा है। और Z2 है, ये जो Z2 है, ये Z2 इसकी जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी है। 1 से बड़ी है तो इसका मतलब है ये यूनिट सर्कल में लाई नहीं कर रहा है, इसको हम यहाँ पे स्किप कर देंगे, इसको बिल्कुल भी यहाँ पे हम यूटिलाइज नहीं करेंगे। तो अब इसके बाद हमने क्या करना होता है कि हमने ये जो Z1 और Z2 को निकाला था, इसको हमने यहाँ पे थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, तो ये क्लोज इंटीग्रल Z माइनस Z1 इंटू Z माइनस Z2, क्योंकि ये एक पोल Z1 आया था, दूसरा पोल Z2 आया था, तो इसको हमने इसकी फॉर्म में कन्वर्ट कर लिया। अब f ऑफ Z हमने क्या रखना होता है, f ऑफ Z हमने रखना है 1 ओवर Z माइनस Z1 इंटू Z माइनस Z2, f ऑफ Z रखा। उस f ऑफ Z को हम आगे यूज़ करेंगे। अब आपने चेक करना है, यहाँ पे रेजिड्यू हमने लगाना है, यहाँ पे चेक ये करना है कि जो पोल है, क्या पोल का हमारा ऑर्डर सिंपल है या फिर पोल का ऑर्डर हमारे पास मल्टीपल फॉर्म है। तो आप यहाँ पे चेक करें, ये जो पोल है इसका ऑर्डर 1 है। अगर इसका ऑर्डर 1 है तो इसका मतलब है ये सिंपल पोल वाला ऑर्डर है। अगर सिंपल पोल वाला ऑर्डर है तो हम यहाँ पे सिंपल फार्मूला यूज़ करेंगे, वो फार्मूला यूज़ करेंगे जो रेजिड्यू f ऑफ Z इज इक्वल टू लिमिट Z अप्रोचेस टू A इंटू Z माइनस A f ऑफ Z, ये वाला फार्मूला हमने यहाँ पे यूज़ करना है। अब यहाँ पे डायरेक्ट हमने वैल्यूज़ पुट कर दी हैं। Z1 जो हमने पुट किया ये A की जगह पे पुट किया, क्योंकि A हमारे पास क्या होता है, हमारा पोल होता है, तो हमने यहाँ पे पुट कर दिया। इस S ऑफ Z की जगह पे आप f ऑफ Z लिखेंगे, यहाँ पे f ऑफ Z आप लिख देंगे, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे हमारे पास इसको हमने सॉल्व किया, f ऑफ Z की वैल्यू पुट की, इसको सॉल्व करने के बाद हमने क्या किया कि हमारे पास ये रेजिड्यू की वैल्यू निकल आई है। ये वाली जो वैल्यू हमारे पास क्या निकल आई, रेजिड्यू, यानी कि सारी की सारी जो सम ऑफ ऑल रेजिड्यू है उसकी वैल्यू ये निकल आई। अब इस ऑल रेजिड्यू वाली वैल्यू को हम पुट कर देंगे रेजिड्यू थ्योरम में, जो कि हमारे पास इक्वल होता है
क्लोज इंटीग्रल 2 पाई आई और सम ऑफ ऑल रेजिड्यू इस चीज़ के इक्वल होता है हमारे पास। ये जो हमारे पास क्लोज इंटीग्रल एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई आई सम ऑफ ऑल रेजिड्यू। सम ऑफ ऑल रेजिड्यू हमारे पास क्या था, ये हमने निकाला था। अब इसकी वैल्यू को पुट कर दिया, इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये वाली टर्म आ गई। अब आप चेक करें कि ये वाली जो टर्म हमने फाइंड आउट की है ये बिल्कुल एग्जैक्टली इस क्वेश्चन की राइट हैंड साइड आ गई है। तो हमने यहाँ पे प्रूव कर लिया कि ये जो इसकी लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के इक्वल है। ये इंटीग्रेशन अराउंड यूनिट सर्कल के क्वेश्चन थे, इसमें हमने कॉची रेजिड्यू थ्योरम को यूटिलाइज करते हुए इस क्वेश्चन को हमने यहाँ पे सॉल्व कर लिया। अब इसके बाद हम 0 टू पाई तक वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद माइनस इन्फिनिट से प्लस इन्फिनिट वाले भी क्वेश्चन यहाँ पे सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अगर पॉसिबल हुआ तो यहाँ पे करेंगे, अगर ना हुआ तो फिर हम नेक्स्ट वीडियो में हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सो दिस इज़ आवर लास्ट क्वेश्चन इन दिस वीडियो। सो अब हम एक और इंटीग्रेशन राउंड यूनिट सर्कल वाला क्वेश्चन सॉल्व करने की यहाँ पे कोशिश करेंगे। क्वेश्चन है जी 0 टू पाई डी थीटा ओवर ए प्लस कॉस थीटा और होल की पावर 2 इज इक्वल टू पाई ए ओवर ए स्केयर माइनस 1 स्केयर रूट और होल की पावर है 3। अब हमने बिल्कुल जो पिछले क्वेश्चंस में हमने स्टेप को यूटिलाइज़ किया है उन्हीं स्टेप को यूटिलाइज़ करते हुए इस क्वेश्चन को भी हम फाइनलाइज करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे कि इसकी लेफ्ट साइड को हम आई के इक्वल लेट कर लेंगे। लेट आई इज इक्वल टू 0 टू पाई डी थीटा ओवर ए प्लस कॉस थीटा और इसकी होल की पावर है 2। अब इसमें हमने क्या करना है, सब्सटीट्यूशंस हमने करनी है। इस सब्सटीट्यूशंस में हमने क्या करना है कि जो डी थीटा और कॉस थीटा इनकी वैल्यू को पुट कर देना है और आगे क्वेश्चन को सॉल्व कर देना है। तो डी थीटा की वैल्यू हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, अब वो हम करते हैं कि z इज इक्वल टू ई की पावर आई थीटा, इसको हम डिफ्रेंशिएट करते हैं। जब इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारे पास डी थीटा इज इक्वल टू डी जेड ओवर जेड आई मालूम हो जाएगा। अब हमारे पास कॉस थीटा की वैल्यू हमारे पास होती है z प्लस जेड की पावर -1 ओवर 2। अब ये डी थीटा की वैल्यू निकल आई और ये कॉस थीटा की वैल्यू हमने फाइंड आउट कर ली। ये दोनों वैल्यू हमने क्या करनी है, यहाँ पे हमने पुट कर देनी है। यहाँ पे डी थीटा की जगह पे हमने ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है और कॉस थीटा की जगह पे हमने ये वाली वैल्यू पुट कर देनी है। तो हमने यहाँ पे इसकी वैल्यूज़ को पुट कर दिया। तो पुट करने के बाद यहाँ पे डी न्यूमिनेटर में हमने थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, एलसीएम लिया, क्वेश्चन को सॉल्व किया, तो यहाँ पे हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बन गई। अब इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हम सॉल्व करेंगे। सॉल्व इसलिए करेंगे क्योंकि हमने यहाँ से पोल्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। पोल्स इसलिए फाइंड आउट करते हैं, हम चेक करेंगे कि हमारे पास कौन सा पोल जो यूनिट सर्कल के अंदर लाई कर रहा है और कौन सा बाहर कर रहा है। जो यूनिट सर्कल के अंदर लाई कर रहा होगा उसको हम यूटिलाइज करेंगे अपने क्वेश्चन में, दूसरे को हम स्किप कर देंगे। तो यहाँ से हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन से पोल्स की वैल्यू को फाइंड आउट करना है। तो यहाँ पे हमने इसको 0 के इक्वल रखा, तो यहाँ पे हमारे पास ए की वैल्यू 1 है, बी की वैल्यू 2a और सी की वैल्यू 1 है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशंस को हमने सॉल्व करना बाय यूजिंग क्वाड्रेटिक फार्मूला। तो हमारे पास होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्केयर माइनस 4ac और होल की पावर स्केयर रूट ओवर 2a। तो यहाँ पे हमने क्या करना है कि ए बी सी की वैल्यूज़ को पुट कर देना और इसको सिंप्लीफाई कर देना। सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास z1 और z2 की वैल्यू मालूम होगी। यानी यहाँ पे हमने दो पोल्स की वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया, दो पोल्स हमने फाइंड आउट कर लिए। अब यहाँ पे चेक करें कि ये जो हमारे पास z1 है ना वो इक्वल इसके और वो जो लेस देन है 1 से, और यहाँ पे z2 इसके इक्वल है और ये ग्रेटर देन है 1 के। अब इसका मतलब ये है कि यहाँ पे आप a की जो भी वैल्यू पुट करेंगे ना, आंस हमेशा 1 से छोटा आएगा। अगर यहाँ पे आंस 1 से छोटा आएगा तो इसका मतलब ये है कि ये जो आपका पोल्स है ना ये यूनिट सर्कल के अंदर लाई कर रहा है। यहाँ पे z2 है, ये हमारे पास ग्रेटर देन है 1 से, तो इसका मतलब है कि यहाँ पे जो भी आप a की वैल्यू पुट करेंगे हमेशा आंस 1 से बड़ा आएगा। अगर आंस 1 से बड़ा आएगा तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे ये जो हमारा पोल्स है ना ये यूनिट सर्कल में लाई नहीं कर रहा, तो इसीलिए इसको हम यूटिलाइज नहीं करेंगे, इसको हम स्किप कर देंगे। तो यहाँ पे हमने लिखा सो z1 इज लाई इनसाइड द यूनिट सर्कल, सो वी फाइंड इट्स कोरस्पोंडेंस रेजिड्यू दिस इज हेयर। सो हमारे पास एफ ऑफ जेड ये आ गया, क्योंकि हमारे पास दो पोल्स थे, एक z1 था एक z2 था। इसको हमने सिंप्लीफाई किया, हमारे फंक्शंस को यहाँ पे हमने इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये वाली फॉर्म आ गई। एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू 1 ओवर जेड माइनस z1 और होल की पावर 2 इंटू जेड माइनस z2 होल की पावर 2। ये हमारे पास एफ ऑफ जेड है, इसको हम यूटिलाइज करेंगे। अब हमने क्या करना है कि जो हमारे पास पोल्स का ऑर्डर है ना वो हमारे पास यहाँ पे मल्टीपल ऑर्डर है। यहाँ पे आप चेक करें, ये हमारे पास
क्वाड्रेटिक इक्वेशंस थी, तो यहाँ पे हमने पोल्स की वैल्यू को फाइंड आउट किया। इसका ऑर्डर 2 है। अगर इसका ऑर्डर 2 है तो इसके लिए हम ये वाला फार्मूला यूटिलाइज करेंगे। रेजिड्यू एफ ऑफ जेड इज इक्वल टू ए, और ये इक्वल है लिमिट जेड अप्रोचेस टू ए 1/k-1। यहाँ पे ये जो a है ना, ये पोल्स को डिनोट कर रहा है, और ये जो k है हमारे पास, ये ऑर्डर को डिनोट कर रहा है, पोल्स की ऑर्डर को डिनोट कर रहा है k। तो यहाँ पे डी के पावर -1/d(z(k-1) इंटू z-a और होल की पावर k f ऑफ z। ये सारी वैल्यूज़ यहाँ पे हम पुट कर देंगे, और पुट करने के बाद इसको सिंप्लीफाई कर देंगे। यहाँ पे हमारे पास z इज इक्वल टू a है, a हमारे पास पोल्स है, वो पोल जो यूनिट सर्कल में लाई कर रहा है। तो यहाँ पे हमारे पास यूनिट सर्कल में कौन सा पोल लाई कर रहा है, वो z1 लाई कर रहा है, तो हमने यहाँ पे z1 लिख दिया। इसी तरह से यहाँ पे a की जगह पे हमने 1 रख दिया। यहाँ पे k की जगह पे हमने 2 रखा। 2 इसलिए रखा क्योंकि इस पोल्स का जो हमारे पास ऑर्डर क्या था, 2 था, इसीलिए हमने यहाँ पे 2 की वैल्यू को पुट कर दी। जहाँ जहाँ भी k है वहाँ हम 2 पुट कर देंगे, और f ऑफ z की जगह पे हम ये वाली वैल्यू पुट कर देंगे। इसको सिंप्लीफाई करेंगे, यहाँ पे कुछ कैंसलेशन हो जाएगी, और यहाँ पे हमारे पास ये वाली टर्म आ गई। अब यहाँ से हमने z माइनस z2 ये कॉमन्स निकाला, इसको सिंप्लीफाई किया तो हमारे पास ये वाली टर्म आ गई। अब हमने क्या करना है, अब ये करना है कि हमारे पास ये जो z1 माइनस z2 है, ये हम कैंसिल कर देंगे। यहाँ पे z की पावर, ये जो होल की पावर 4 है, तो यहाँ पे नीचे 3 रह जाएगा और ऊपर ये वाली टर्म रह जाएगी। अब हमने करना ये है कि हमने सेपरेटली यहाँ पे z माइनस z1 की वैल्यू को फाइंड आउट करना है, और फिर कंप्लीट टर्म में से हमने इसको माइनस कर देना है 2z1। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम z माइनस z1 को माइनस कर देंगे। z1 की वैल्यू हमारे पास ये है, z2 की वैल्यू ये है, इन दोनों का माइनस कर देंगे। तो यहाँ पे हमने इसको क्या कर दिया, माइनस किया, तो हमारे पास ये वाला आंसर आ गया। अब इसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे चेक करें, ये इसको हमने इक्वेशन ए का नाम दिया, या इसकी हम न्यूमिनेटर वाली टर्म को सॉल्व कर रहे हैं। तो z माइनस z2 को सॉल्व किया, फिर इस सारी टर्म में से हमने माइनस कर दिया 2z1 को। तो यहाँ पे हमने इसको 2 माइनस z को 1 कर दिया, तो हमारे पास आंसर आ गया 2a। अब हमने करना ये है कि ये जो हमारे पास 2a है ना, ये वाली टर्म सारी कंप्लीट, z1 माइनस z2 माइनस 2 इंटू z1, इसकी सारी की सारी वैल्यू हमारे पास 2a आई है। इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट कर देंगे इक्वेशन नंबर ए में। तो जब इसको हमने पुट किया तो हमारे पास ये वाली टर्म आ गई। ये हमने रेजिड्यू फाइंड आउट कर लिया। अब हमारे पास जो कॉची रेजिड्यू थ्योरम का फार्मूला ये होता है कंप्लीट सर्कल के, वो ये होता है कि एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू 2 पाई सम ऑफ रेजिड्यू। लेकिन हमारे पास ये जो इंटीग्रेशन है वो 0 to पाई है, 0 to पाई हमारे पास इंटीग्रेशन है। इसीलिए यहाँ पे हम जो रेजिड्यू थ्योरम में जो हम यूटिलाइज़ करेंगे वो हम पाई यूटिलाइज़ करेंगे। तो ये हमारे पास 4/i आ गया। एफ ऑफ जेड, ये जो हमने हमारे पास इक्वल होता है रेजिड्यू थ्योरम के, रेजिड्यू थ्योरम हमारे इक्वल होता है क्लोज कर्व एफ ऑफ जेड डी जेड इज इक्वल टू पाई आई सम ऑफ रेजिड्यू। तो ये हमारे पास पाई आई है, क्योंकि क्यों पाई आई आया है, वो इसलिए आया क्योंकि हमारे पास जो इंटीग्रेशन की वो हमारे पास है 0 to पाई है, इसीलिए हमने यहाँ पे पाई लगाया। अगर हमारे पास होती 0 to 2 पाई तो हमने यहाँ पे 2 पाई लगाना था। तो सम ऑफ रेजिड्यू हमने क्या फाइंड आउट किए, वो हमने ये फाइंड आउट किए। अब इसकी जगह पे हम ये वाली सारी वैल्यू को पुट कर देंगे। तो इसको हमने सिंप्लीफाई करना है जी। सिंप्लीफाई करने के बाद कुछ टर्म कैंसल्स हो जाएंगी, और कैंसल्स होने के बाद तो हमारे पास फाइनल रिजल्ट आ जाएगा पाई ए ओवर ए स्क्वायर माइनस 1 और होल की पावर है 3/2। तो यही हमने फाइंड आउट करना था, यही हमने राइट साइड प्रूव करनी थी, जो कि हमारे पास इक्वल आ गई है। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। सो वी हैव शो दैट 0 to पाई डी थीटा ओवर ए प्लस कॉस थीटा होल की पावर 2 इज इक्वल टू पाई ए ओवर ए स्क्वेयर माइनस 1 और होल की पावर है 3/2। यही हमने प्रूव करना, तो हमने ये प्रूव कर लिया।